नमस्कार मित्रों। आजकल हमारे भारत में एक विवाद छेड़ा हुआ है। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले जब भारत में एनआरसी के विषय में एक विवाद छेड़ा था और वहां पर कुछ संगठनों ने दिल्ली में शाहीन बाग नामक स्थान पर अपना धरना दिया था और वो विवाद बड़ा लंबा छेड़ा रहा। इसी प्रकार से आजकल भी हमारे भारत में एक बड़ा विवाद छेड़ा हुआ है और आपने उसको विभिन्न माध्यमों से जाना भी होगा और देखा भी होगा। जानते हैं कि आप विवाद क्या है? वो विवाद है हिजाब को लेके। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कर्नाटक में उडुपी नाम का एक जिला है और वहां के किसी इंटर कॉलेज से कुछ वीडियो हमारे सामने आए और उसमें क्या देखा जाता है कि कुछ लड़के जो हैं वो भगवा गमछा डाले हुए हैं और कुछ लड़कियां जो मुस्लिम वर्ग से हैं वो हिजाब पहने हुए हैं और उनका आपस में विवाद चल रहा है। वो विवाद चलते चलते यहां तक पहुंच गया कि अगर आप आज न्यूज देखते हैं तो फिर आज आपको प्रत्येक राज्य में कहीं ना कहीं हिजाब के पक्ष में लोगों का कोई ना कोई जुलूस या कोई ना कोई कुछ प्रदर्शन छोटा मोटा आपको मिल जाएगा। और प्रदर्शन मिल जाएगा, उसमें केवल एक ही मांग हो रही है। अगर आप मांग को देखेंगे तो एक ही मांग हो रही है कि हिजाब हमारा अधिकार है, हमें न्याय चाहिए, अल्लाह अकबर, ठीक है, और ये हमारा अधिकार है, हमसे अधिकार छीना जा रहा है और जो कि गलत है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है हिजाब का और वो हमसे छीना जा रहा है। तो ऐसा सुनने से वास्तव में लगता है कि अगर भाई ठीक है, किसी को अगर कोई संविधान अधिकार देता तो हम और आप या सरकारें या फिर नेता कौन होते उस संविधान के संवैधानिक अधिकार को छीनने वाले। लेकिन अगर आप मामले की गहराई में जाएंगे तो फिर आपको पूरी बात जो है स्पष्ट हो जाए कि बात आखिर है क्या और बात शुरू कहां से होती है और बात क्यों शुरू होती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम उसको थोड़ा देखते हैं कि वास्तव में चीज है क्या। क्या वास्तव में ऐसा कोई अधिकार छीनने वाली बात है या ऐसे ही मतलब एक व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने सुना, फिर चौथे ने सुना और उसको सुनते 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 बात यहां तक बढ़ गई कि लोग कहने लगे कि जी हमारा तो अधिकार ही छीना जा रहा है। जैसे आपको याद होगा कि जब एनआरसी लागू होने वाली थी या सरकार ने जब एक ऐसा, मुझे याद नहीं, कोई बिल पारित किया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान या बांग्लादेश से कोई सिख, बौद्ध या हिंदू भारत आता तो उसको फिर यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। तो उसमें लोगों से ये कहा गया, मतलब कुछ मुस्लिम नेताओं ने उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि जी नहीं, हमारी तो जमीनें छीन ली जाएंगी, हमें तो भगा दिया जाएगा। और लोगों ने वहां बड़ा प्रोटेस्ट किया। जब उनसे पूछा जाता था क्या करने आए हो, तुम किस लिए आए, तो लोग कहते थे जी हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि हमें हमारी जमीनें छीन के हमें बाहर कर दिया जाएगा। तो बात कुछ और थी और बात कुछ और हो गई। वो संस्कृत में एक उक्ति है कि मुखम अस्तिति वक्तव्यम 10 हस्तेषु हरितकी। मुख है तो बोल दीजिए कि हरितकी इतनी बड़ी है कि वो 10 हाथों में आएगी। तो आइए आज हम उस मामले को कुछ समझते हैं। वैसे मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन इतने ज्यादा न्यूज चैनलों की बातें देख देख कर मुझे आज अपने 2-3 घंटे इसमें खराब करने पड़े। फिर भी हो सकता है आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा साबित हो सकता है और मुझे जो लगा, मुझे जो ठीक लगता है, मैंने उसको वीडियो के माध्यम से रखा। अगर आपको कोई चीज ठीक लगती है आप कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं उस हिजाब को लेके, उस जो हमारा विवाद आजकल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि कर्नाटक में उडुपी से जो विवाद प्रारंभ हुआ हिजाब को लेके, एक्चुअली बात वहां पर क्या थी कि स्कूल के अंदर जो है वो कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहन के जाने के लिए अपनी जिद कीजिए, अब क्लास जो है वो हिजाब पहन के लेंगे, बिना हिजाब के हम क्लास नहीं ले सकते। ठीक है, आप लीजिए। लेकिन जो कॉलेज का प्रशासन था उसने इस बात को इनकार कर दिया कि आप हिजाब पहन के आप क्लास नहीं ले सकते हो। ठीक है, इस बात को लेके वो अड़ गए कि जी हमें तो हिजाब पहन के ही लेनी, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। चलिए ठीक है। अब वो लोग हिजाब पहन के आए तो वहां पर जो कुछ लड़के जो थे, जो हिंदुवादी परंपरा के थे, उन्होंने भी अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए गले में भगवा रंग का गमछा डाल के आना प्रारंभ कर दिया। अब इधर भगवा हुआ, उधर हिजाब हुआ, तो न्यूज वालों की बुद्धि देखी, उन्होंने तुरंत ही उसको एक लाइन दे दी कि जी भगवा हिजाब है जी, ये तो लड़ाई जी भगवा हिजाब की होगी।
वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं, भगवा हिजाब की लड़ाई नहीं है, वस्तुतः कुछ और बात है। तो अब वो जब आते हैं और आमने सामने होते तो एक दूसरे का विरोध प्रारंभ हो जाता है। विरोध प्रारंभ हो जाता तो उस समय आपको एक वीडियो मिला होगा जिसमें एक लड़की जो है वो स्कूटी से उतरती है और कुछ लड़के उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो भागते हुए या यूं कहो तेजी से चलते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाती है और बड़ी तेजी से आगे जाती है। लोगों ने उसको शेरनी का करार दे दिया। मैं तो नहीं चाहता कि आप किसी को पशु बनाइए, इंसान है तो इंसान रहने दीजिए, उसको शेरनी और शेर मत बनाइए, ठीक है। वो क्योंकि वो पशु, फिर वो पशु की कोटि में आ जाता, मैं तो यहां तक मानता हूं। तो लोगों ने उसको शेरनी तक का हिसाब मतलब एक वो दे दिया उपाधि की, जी शेरनी है, इसने इतने सारों का मुकाबला किया। अरे भाई कोई लड़ाई थोड़ी हो रही थी। मतलब आप किसी चीज को किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाह रहे हो, आप क्या दिखाना चाह रहे हो इसको प्रस्तुत करके। आप दूसरा पक्ष भी तो सोचिए कि इतने लड़के थे और उन्होंने अपनी बात को या अपने श्री राम के नारे को कितने मर्यादित ढंग से, ठीक है, बिना कुछ क्रियाकलाप के किया। आप सोचिए, तो ये भी तो मर्यादा हो सकती है। मतलब आप एक को शेरनी बना दो, दूसरे को गीदड़ बना दो, तो ये भी तो गलत बात है ना। तो अब ये भी छोड़िए, चलिए जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उत्तर प्रदेश के कुछ किसी इस्लामिक संगठन ने वहां पर उसके लिए 6 लाख का इनाम दे दिया कि जी बहुत बढ़िया, 6 लाख का इनाम हम आपके लिए देते हैं, आपने इतनी बहादुरी के काम दिखाया। अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए इस प्रकार से अगर किसी को आप प्रोत्साहित करोगे तो उसका फल क्या होगा, आप सोचिए एक बार। इसके बाद और छोड़िए, उसके बाद मतलब उसके इंटरव्यू आ रहे हैं, हर एक चैनल वाला जाकर उससे पूछता जी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि वो तो शेरनी बन चुकी है, ठीक है। तो अब ये जो विवाद था ये और तूल पकड़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज का जमाना है, बात 2 मिनट में फैल जाती है। अब ये मामला ऐसे फैला कि जी हिजाब जो था वो हमें संविधान ने दिया है और देने के बाद सरकारें जो हैं वो हमसे हमारा छीनना चाहती है। आज मैं देख रहा था, ये एक लेडीज कह रही थी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और यहां तो ये भी सुरक्षित नहीं है। मतलब एक हिजाब की बात से बेटियां सुरक्षित नहीं, ये बात कैसे निकल के आ जाती है, ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आता। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं उसको। ये जो हिजाब वाली बात थी, इसका जो प्रदर्शन था वो धीरे धीरे आज जयपुर में महाराष्ट्र के मालेगांव में तो बहुत बड़ा कोई फंक्शन हुआ तो उसमें हिजाब दिवस के रूप में इसको मनाया गया। और इसके बाद जयपुर में और अन्य भी प्रांतों में इसको क्या है, इसको इस रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है कि जी हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है, ठीक है। मतलब स्कूल की एक घटना है और स्कूल की घटना को हमने अपने अधिकार से जोड़ के देख लीजिए। हम ये सोचने लगे कि शायद हमसे हिजाब ये कह दिया गया है। अब मेरी जो दृष्टि है, वहां लोगों को क्या बताया गया, उनको ये बताया गया है कि देखो सरकारें तुमसे तुम्हारे हिजाब छीनना चाहती हैं, जो तुम्हें संविधान ने दिया वो तुमसे छीनना चाहती हैं। और बल्कि ऐसा नहीं है, जो बात स्कूल की थी वो स्कूल तक ही सीमित है, बाहर तो उससे कोई बात ही नहीं कर रहा। आप पब्लिक प्लेस पे, आप घर में, आप बाजार में खूब हिजाब पहनी, किसने मना किया। लेकिन जहां पर एक शिक्षा की बात आ जाती, जहां एक समानता की बात आ जाती है, एक तरफ तो ये मांग करते जी सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वहां पर अगर हम उस समानता में अगर असमानता फैलाएं तो फिर वो बात गलत पड़ जाती, क्योंकि वो तो असमानता हो गई। समानता तो उसको हम कह ही नहीं सकते हैं, किसी हालत में समानता नहीं है। इसीलिए जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट की जो निचले मतलब जो छोटा सेक्शन था उसने ये, उसके जो जज थे दीक्षित जी, उन्होंने एक बात कही कि जी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी क्लास का रंग एक था। आप इनके उत्तर को समझिए कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी क्लास का रंग एक था, अलग अलग उसमें रंग नहीं थे। अब अगर सोचिए, एक संप्रदाय जो है वो ये कहे जी हम हिजाब पहन के आएंगे। अब हिंदू समाज में तो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, कोई नागा संप्रदाय है, कोई जैन संप्रदाय है, कोई बौद्ध संप्रदाय है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्य है, कोई शाक्त है, कोई शैव है, ठीक है। तो अपने अपने संप्रदाय के अपने अपने पहनावे हैं। अब हम नागा संप्रदाय की बात ही करें तो नागा संप्रदाय तो कुछ पहनता ही नहीं है। अब नागा संप्रदाय का कोई व्यक्ति कहने लग जाए कि मैं कॉलेज जाऊंगा जी बिल्कुल नागा संप्रदाय के सारे नियमों का पालन करते हुए जाऊंगा, तो आप कैसे व्यवस्था बना लोगे, नहीं बना सकते। मान लीजिए कोई ईसाइयत वाला है और वो ये कहे जी हम तो हमारा जो वेशभूषा उसको पहन के कॉलेज जाएंगे,
तो आप ये सोचिए, वो जो कॉलेज की क्लास है या वो जो स्कूल की क्लास है, वो क्लास कम होगी लेकिन धार्मिक स्थल ज्यादा लगेंगे। और ये बात यहां तक समाप्त नहीं होती, इससे पहले भी एक मामला उठा था कि कर्नाटक के किसी विद्यालय में कुछ बच्चे जो हैं वो प्राइमरी के बच्चे और नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, नमाज करने का हक आपको है, आप करिए, खुशी से करिए, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि ये जो बालक हैं, ये 10वीं के 12वीं के हैं, ये तो ग्रेजुएट भी नहीं है। मतलब ये सोचिए कि जो केवल 10वीं और 12वीं के बच्चे जो धर्म के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, अगर वो इस प्रकार की जिद पकड़ेंगे, इस प्रकार के व्यवहार करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि भविष्य क्या होगा और भविष्य में कितनी समस्याएं होने वाली और आने वाली। इसलिए आज सुप्रीम हाई कोर्ट ने अपने जब कुछ फैसला दिया तो उसने ये कहा कि ये एक बहुत दुखद बात है कि जहां पर शिक्षा का स्तर होना चाहिए, वहां आज इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिया गया है कि आगे भविष्य को देख के चिंता होती है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि क्या वास्तव में वो जो मांग कर रहे हैं, हिजाब वाली जो मांग कर रहे हैं, वो क्या उनके वास्तव में मौलिक अधिकार का हनन है, कि उनको जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई उसका हनन है या नहीं है। क्योंकि आज जितने प्रदर्शन हुए, मैंने बहुत सारे प्रदर्शन, बहुत सारे वीडियो देखे प्रदर्शनों के, सब प्रदर्शनों में केवल यही बात कही गई थी कि हिजाब हमारा अधिकार है, हमें न्याय चाहिए, हम क्या मांगते। अच्छा, आजादी बहुत जल्दी मांगने लग जाती है, किसी भी चीज की आजादी इनको पहले चाहिए। हम क्या मांगते हैं? आजादी। तो आजादी तो बताओ किससे चाहिए आपको, किस बात की आजादी चाहिए, वो तो बात स्पष्ट करो ना। किससे आजादी? जेएनयू के नारे लगे तो आजादी, कश्मीर में नारे लगे तो आजादी, हिजाब पे लगे तो आजादी। तो आजादी बताओ ना, क्या आजादी की आवश्यकता है आपको, क्या आजादी चाहते हैं ऐसी। ठीक है, तो अब हम इस बात को समझते हैं कि क्या कानून वास्तव में कोई कानून का उल्लंघन हुआ है या फिर नहीं हुआ, या फिर इस मामले को, क्योंकि इस मामले, पूरे मामले का अब राजनीतिकरण हो चुका है। ठीक है, अब आप सोचिए, देखो वो कहते हैं ना कि संस्कार जो पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो अब इसमें सबसे पहले एंट्री होती है प्रियंका गांधी। वैसे तो विदेश में अगर एंट्री माने तो मलाला, क्या उसका नाम, उसकी एंट्री हो जाती है, लेकिन इसके बाद अगर भारतीय परंपरा में, अगर राजनीति परंपरा माने तो सबसे पहले एंट्री होती है इसमें अब प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी के संस्कार समझिए, वो साड़ी से लेकर बिकनी तक पहुंच जाती है। बोले जी ये तो हमारा अधिकार है, लड़कियों का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, वो क्या पहन के, क्या पहने क्या ना पहने, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। तो संस्कार उनके भी बोलते हैं, कहां से बात शुरू है कहां पहुंच गई जाके। तो अब ये हमें ये समझना है कि वास्तव में क्या ये जो मौलिक अधिकार, धर्म का अधिकार दिया है कि धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके अनुसार पहनावा कर सकते हैं, तो क्या ये वास्तव में उनका उल्लंघन है, या बस ऐसे ही एक भेड़ चाल चली और जी नहीं, और जी गलत हुआ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, या ऐसा ही कुछ है। इस बात को हम समझते हैं। देखिए आप थोड़ा इसको गंभीरता से समझिए। इस समय भारत में कई राज्यों में चुनाव का माहौल है। ठीक है, और चुनाव के माहौल में इस समय कोई भी पार्टी एक भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लिए एक एक वोट बहुत कीमती है। और भले हम धर्मनिरपेक्ष हों, लेकिन हमारा सारा का सारा जो ध्रुवीकरण होता है, पार्टियों का, नेताओं का जो ध्रुवीकरण होता है, वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द ही घूमता है, सारा का सारा ध्रुवीकरण। उन्हें पता है कि हिंदू तो जो है वो तो जातियों में बटा हुआ है, वो एक तेली के साथ जाएगा, एक चमार के साथ जाएगा, एक ब्राह्मण के साथ जाएगा, एक बनिए के साथ जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम जो वोट वर्ग होता है वो एक साथ चलता है और अपने नेताओं के आदेश पर चलता है। ठीक है, और अपने दिमाग से भी चलता है। तो सारा का सारा जो खेल होता है वो यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे नेता खड़े कर दिए जाते हैं, जैसे अभी कैराना की घटना, उस पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अपनी बात से हम भटक जाएंगे। तो अपनी बात पे आ जाते हैं कि वास्तव में इसका उल्लंघन है और नहीं है, और क्या ऐसे स्थलों पर जहां पर एक सभी को समान रूप से देखा जाता हो, समान रूप से शिक्षा दी जाती हो, क्या ऐसे स्थल पर किसी धर्म विशेष के वस्त्र पहनकर जाना कहां तक ठीक है। मैं पहले आपको हाईकोर्ट की बात बता दूं। हाईकोर्ट ने यह कहा कि हम जो चलते हैं वो संविधान से चलते हैं, भावनाओं से नहीं चलते कि जी आपकी भावनाएं आहत होंगी इसलिए हम चलने लग गए। हम संविधान से चलते हैं, पहली बात। और जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, आप किसी धार्मिक पहचान के साथ नहीं जा सकते। ना आप हिजाब पहन के जा सकते, ना आप भगवा गमछा और तिलक लगा के जा सकते। आप नॉर्मल एक विद्यार्थी के रूप में हैं
उसी रूप में जाइए। लेकिन अब हम समझते हैं कि एक तरफ जो है वो आपके अपने धर्म के नियम हैं और दूसरी तरफ जो है वो अपने एक सरकारी परिसर का नियम है। आपने देखा होगा कि जब आप कभी किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके अपने कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, तो आपको वो भरना पड़ता फार्म कि जी मैं इसका भी पालन करूंगा, इसका भी पालन करूंगा, इसका भी पालन करूंगा। तो ये बात भी उनके सामने कभी आई होगी, जब उन लोगों ने माना एडमिशन लिया तो उनके सामने बात आई होगी, फॉर्म भी आया होगा, भरा भी होगा, ठीक, वो सारी बातें हुई होंगी। और ऐसा भी नहीं कि जी आज से पहले सारे विद्यालयों में हिजाब पहन के आते थे अब निषेध हो गया, ऐसा भी नहीं, ठीक है। आप वहां की पुरानी तस्वीर उठा के देख लें तो आपको बिल्कुल उल्टा दिखाई पड़ेगा। वहां कभी इस पर विवाद ही नहीं था, लेकिन अचानक से विवाद आ गया। तो कोई चीज अचानक से नहीं होती, उसके पीछे एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। वो कहते हैं ना कि जब पत्थर टूटता है तो जितनी चोट अंतिम वाले हथौड़े की होती है उतनी चोट पहले हथौड़े की भी होती है। तो अब हम सब इसको समझते हैं कि वास्तव में क्या उनके इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है कि नहीं है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, मैंने कुछ चीजें आपके लिए लिखी हैं। 2018 में केरल में एक विवाद सामने आया और उसका कोर्ट का एक फैसला पड़ा हुआ है। 2018 में फातिमा तस्नीम बनाम केरल सरकार का एक फैसला है। उसमें क्या कहा गया है, उसमें केरल सरकार ने एक फैसला दिया है और उसमें यह कहा गया है, मैं उसका भाव बता देता हूं आपको, कि अगर मान लीजिए संस्था के कुछ सामूहिक नियम हैं, ठीक है, कुछ सामूहिक नियम है संस्था के और कुछ नियम आपके व्यक्तिगत है, यूं समझ लीजिए कुछ नियम आपके धर्म के हैं। तो ऐसी अवस्था में जो सामूहिक नियम होते हैं उन सामूहिक नियमों को वरीयता दिए जाएंगे। मान लीजिए हिजाब पहनना, तिलक लगाना, गमछा डालना, ये आपके व्यक्तिगत नियम है, धार्मिक नियम है। लेकिन संस्था का नियम है कि आप कॉलेज का जो या स्कूल की जो ड्रेस है उसी ड्रेस में जाएंगे, ये आपका कॉलेज का नियम है, जो कि सामूहिक है, क्योंकि कॉलेज किसी एक विशेष का नहीं है, संस्था किसी एक विशेष की नहीं, तो वहां पर जो नियम है वो सामूहिक है और धर्म का जो नियम वो आपका व्यक्तिगत है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका व्यक्तिगत नियम है वो न्यून है और जो संस्था का नियम है वो बड़ा है। इस हिसाब से भी आप कॉलेज के परिसर के बाहर तक तो जा सकते हैं किसी भी धार्मिक चिन्ह में, लेकिन अंदर एंट्री करने के बाद आप किसी भी धार्मिक चिन्ह में वहां पर नहीं पहुंच सकते। तो अब बात यह आती है कि अगर ऐसी बात है तो संविधान ने जो आर्टिकल 25 या यूं कहो कि अनुच्छेद 25 में जो अधिकार दिया है तो ये तो उसका हनन हो गया। अभी वो अधिकार पढ़ेंगे, अधिकार क्या है, ये तो उसका हनन है, क्योंकि वहां तो आपको ये कहा गया है कि आप जो है अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उसके अनुसार पहनावा कर सकते हैं, पहन सकते हैं, चीजों को व्यवहार कर सकते हैं, ये तो आपको सारी आजादी है। लेकिन स्कूल में जाके वो आजादी आपकी खत्म हो जाती है, अलग हो जाती है आजादी। तो क्योंकि स्कूल इसलिए आजादी खत्म हो जाती वहां पर क्योंकि स्कूल जो है वो संस्था है, सामूहिक संस्था है। और ये केरल हाईकोर्ट का जो ये आदेश है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसी किसी उठा लिया, केरल हाईकोर्ट का ये आदेश है, 2018 में पारित है। मैं इसके लिए आपको एक चीज और देता हूं कि फ्रांस जो है, फ्रांस ने 2004 में ही नियम बना दिया कि वहां पर जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में आप किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के कपड़े या चिन्हों को धारण करके नहीं जा सकते। वहां उनका जो कोड है या जो उनका ड्रेस कोड है आप उसी ड्रेस कोड में ही जा सकते, अन्य किसी में नहीं जा सकते, ये उनका नियम है। और इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक मुस्लिम एयरमैन ने एक अर्जी की थी अपनी दाढ़ी को लेकर, उसकी जी हम दाढ़ी बढ़ा के रखना चाहते हैं। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सशस्त्र बल अधिनियम जो 1964 है उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने बालों को बड़ा नहीं कर सकता है, उसको मानना पड़ा। तो जहां संस्थाएं आ जाती हैं, संस्थाओं के जब नियम आ जाते हैं तो उन संस्थाओं के नियम के साथ जो व्यक्तिगत नियम होते हैं वो हल्के पड़ जाते हैं, ठीक है। अब हल्के पड़ गए तो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने है वो ये है कि जी जो हमें जो संविधान ने आदेश दिया है या संविधान ने जो हमें अधिकार दिया उस अधिकार का पर हम क्या करें, वो अधिकार हमारा कैसे, क्यों, मतलब
बाधित हो जाएगा। ये यूं कहो कि अधिकार देने ना देने कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने हिसाब से पहन ही नहीं सकते, अपने हिसाब से चल नहीं सकते, तो फायदा क्या है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 25 कहता क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 25 ये कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म का अबाध रूप से मानने का और धर्म को प्रचार करने का और आचरण करने का। तो मान लीजिए हिजाब अगर मान लीजिए आया है और उसको इस्लाम धर्म मानता है और उसको अगर आप पहनते हैं तो आपको स्वतंत्रता है पहनने की, आप पहन सकते हैं। लेकिन एक 3 शब्द यहां पर आपको दिए, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अगर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता से, आपके धार्मिक पहनावे से अगर लोक व्यवस्था गड़बड़ होती है, लोक व्यवस्था में कोई विघ्न उत्पन्न होता है, तो फिर वहां पर आपका यह नियम बाधित हो जाएगा। अब आप इसको यहां समझिए। उडुपी के स्कूलों में जब लड़कियों ने हिजाब पहनना प्रारंभ किया, ये एक नई चीज थी। क्यों नई चीज थी? क्योंकि उससे पहले ये प्रक्रिया ऐसे हो नहीं रही थी। हम किसी का विरोध तब करते हैं जब वो आश्चर्य वाली बात होती है। हम किसी को इतने आंखें फाड़ फाड़ के तब देखते जब आश्चर्य हो। पाणिनि ने कहा है आश्चर्य अनित्य, आश्चर्य होता है अनित्य चीज पर, नित्य चीजों पर आश्चर्य कभी नहीं होता। तो अनित्य अर्थात अनित्य पर आश्चर्य, जब जो चीज पहले कभी थी नहीं और वो अचानक से प्रारंभ हो गई तो आश्चर्य तो होना स्वाभाविक था। और फिर ये था कि ठीक है चलो आप अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से आइए, हम अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से आएंगे। स्वतंत्रता दोनों लोगों को है, अगर आपको स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता हमें भी है। तो अब ये हुआ क्या कि लोक व्यवस्था गड़बड़ हो गई। जो लोक व्यवस्था है वो गड़बड़ होने लग गई है, क्योंकि ये एक विवाद का माहौल पैदा हो गया। ठीक है, अब ये एक विवाद का माहौल पैदा हो गया, इसीलिए ऐसी स्थिति में ये जो संविधान का आपको अधिकार दिया है ये यहां पर क्लोज हो जाता, बंद हो जाता है, क्योंकि आपको बना के रखना पड़ेगा। जैसे आपको याद हो, मैं आपको एक उदाहरण और दूं। कोरोना काल में सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया कि मस्जिद और मंदिर, गुरुद्वारे सब बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, आप धार्मिक स्थलों पे नहीं जा सकते। लेकिन यहां तो लिखा है कि धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। भाई जब हमें समान हक संविधान ने दिया तो सरकारें क्यों मना कर रही हैं? सरकारें इसलिए मना कर रही हैं क्योंकि वहां पर लोक व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। हर काम लोक के अनुसार हो रहा है। अगर लोक व्यवस्था ठीक है तब आपके अधिकार भी ठीक हैं, और लोक व्यवस्था अगर गड़बड़ है तो आपका अधिकार भी नहीं माना जाएगा। इसलिए उस समय अगर आप मंदिर जाते थे तो आपको फाइन भरना पड़ता था, और वैसे अगर आप मंदिर जाओ कोई फाइन भरवा ले तो आप केस कर सकते हो कि ठीक है जी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। तो हमें तो संविधान ने कहा कि आप मंदिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन ये तो हमें रोक रहे जाने से। ठीक है, तो अब जहां पर लोक व्यवस्था या सदाचार, जहां सदाचार गड़बड़ होने लग जाए, ठीक है, सारी बातें गड़बड़ होने लग जाए, या जहां स्वास्थ्य गड़बड़ होने लग जाए, तो ऐसी व्यवस्था में आप जो हैं वो आप अपने धर्म का प्रचार रोक सकते हैं, या यूं कहो कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये जैन में सांथरा नाम की एक विधि है उनके यहाँ प्राण त्यागने की, वो कई बार कोर्ट ने उठाई कि ये गलत है, आप स्वास्थ्य के आधार पर उन्होंने उठाई। और लोक व्यवस्था के आधार पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, बड़ा प्रसिद्ध है। आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम पुलिस कमिश्नर कलकत्ता 1983। आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत और बनाम पुलिस कमिश्नर का एक फैसला था, मतलब इनके बीच में एक विवाद था, और जिसको कलकत्ता के हाईकोर्ट ने जब उस पर अपना वो सुनाया, फैसला सुनाया, जो कि 1983 की घटना है। वो लोग क्या करते थे कि ओपन में सड़कों पर नंगी तलवारें, बर्छे और नरमुंड लेके और जलती हुई मसाले लेके निकलते थे। तो उसको रखते हुए, सामने रखते हुए वहां पर जब एक केस दायर हुआ
तो उनको मना कर दिया गया कि जी इससे जो है वो लोक व्यवस्था भंग होती है। भाई देखो, धर्म का अधिकार तो उनको भी है ना, वो भी, उनको भी तो एक मौलिक अधिकार। भाई आप अपने धर्म का अधिकार अबाध रूप से, धर्म का प्रचार कर सकते हैं अबाध रूप से, धर्म का आचरण कर सकते हैं अबाध रूप से, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार कर सकते, प्रसार कर सकते, लेकिन उससे लोक व्यवस्था भंग हो रही थी। तो लोक व्यवस्था भंग हो रही थी, इसलिए क्या किया, वहां सरकार ने उन पर रोक लगा दी, सॉरी हाई कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी। ठीक है, तो इतना बात, आप ये तो कह रहे हो कि जी मुझे संविधान ने अधिकार दिया हिजाब पहनने का, तो ठीक है ना, आप पहनिए, आप खूब पब्लिक प्लेस पे पहनिए, आप कहीं बाहर जाते हैं तब पहनिए, आप फोटो खिंचाइए हिजाब पहने, कोई समस्या नहीं। लेकिन जहां पर लोक व्यवस्था गड़बड़ होने लग जाए, अब स्कूल में जाओगे तो आप सोचिए आप कितने धर्मों को मान्यता दोगे। आप स्कूल में तो विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजों में विभिन्न संप्रदायों धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, तो आप किन किन को किन किन के धर्म के अनुसार, मत संप्रदाय के अनुसार आप कहोगे कि ठीक है कि आप अपने हिसाब से पहन के कुछ भी आ जाइए, तो इसी तो अव्यवस्था हो जाएगी। समानता कहां रही, आपका एक अधिकार कहां रहा, आप तो अव्यवस्था फैला रहे हैं इस हिसाब से। तो यहां पर लोक जो व्यवस्था है वो गड़बड़ हो गई है। अब लोक व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि जी हमें ये अधिकार मिलना चाहिए स्कूल के अंदर, आपको ये अधिकार स्कूल के अंदर मेरे विचार से तो नहीं मिलना चाहिए। अब वैसे आपको पूरा अधिकार, लेकिन लोग जो हैं, या यूं कहो कि जो नेता हैं, या यूं कहो जो पब्लिक है, वो कुछ उल्टा ही समझ रही है। उनका मतलब ये है समझने का, जी हमसे तो हमारा हिजाब का अधिकार ही छीन लिया। ऐसा नहीं है, आपको अधिकार नहीं छीना गया। आप पहले मूल बात को पकड़िए कि मूल बात है कहां से। अच्छा, इसमें गड़बड़ कौन करता है? मान लीजिए आदमी कोई बात सीधी समझ भी ले, तो इसमें गड़बड़ कौन करता है? तो गड़बड़ करते हैं इसमें नेता, सबसे ज्यादा वही गड़बड़ करते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी ने पहाड़ा बनाया कि नेता एकम नेता, नेता दूनी दगाबाज, नेता तिया तिकड़मबाज। मतलब ये सारे के सारे जितने अवगुण हैं, कहते किसी को गाली दे लो और नेता कह लो तो बराबर है। आपने नेता कह दी तो समझो उसे सबसे बड़ी गाली दे दी आज के समय में। तो सबसे ज्यादा भ्रम फैलाते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी सारी की सारी राजनीति जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। वो कहते हैं, वो कहते भले हो कि अंग्रेज कह गए फूट डालो राज करो, और उन्होंने राज किया, ठीक है, काम तो ये भी वही करते हैं, काम कोई अलग थोड़ी करते हैं, काम तो वैसा ही करते हैं। तो अब सबसे ज्यादा जो इसका फायदा उठाने वाले लोग हैं वो है राजनीतिक पार्टियां, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए राजनीतिक पार्टियों ने, सबसे पहले प्रियंका गांधी ने कहा कि जी कुछ भी पहने, साड़ी से लेके बिकनी तक पहने, क्या समस्या है, ये हमारा अधिकार है, हम कुछ भी पहने, हमें स्वतंत्रता है, और आप कौन होते हैं इसके बारे में। तो क्या उनको इसके बारे में पता नहीं कि जहां लोक विवाद प्रारंभ हो जाए वहां पर ये चीजें बाध्य हो जाती है? या वो इस बात को समझना नहीं चाहती कि ये जो स्कूल का मामला है इसको स्कूल तक ही सीमित रहने दे, इसको जन कल्याण की भावना से पूरी दुनिया में ना फैलाएं, इसको भी समझा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार ओवैसी प्रचार करेंगे, वो भी इस बात कहेंगे कि हमसे हमारा अधिकार छीना गया। वो कह रहे ना कि एक वीडियो आया था सामने कि मोदी जो हैं वो गुफा में चले जाएंगे, योगी अपने मठ में चले जाएंगे, तो बताओ फिर तुम्हें कौन बचाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए बचाने वाले सामने आ रहे हैं तो फिर विवाद हो रहा है, इसको भी तो समझना पड़ेगा ना मैं, कि वो फिर विवाद खड़ा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इसको जो करते हैं गलत वो नेता करते हैं। इसमें सामान्य जो पब्लिक है वो सुनना नहीं चाहती। देखो पब्लिक का नाम है ना सुनने वाली, वो सुनते नहीं किसी की। उनके मन में तो है कि जी ये अच्छा ऐसा हुआ है तो कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। वो तो एक समझिए भेड़ चाल है कि एक गया तो दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। असली बात क्या थी यहां तक कोई जाना नहीं चाहता है, एक भेड़ चाल में भागना चाहते हैं। और नेता चाहते हैं कि तुम भेड़ चाल में जब तक भागोगे तब तक हमारी राजनीति चलती रहेगी। मैं अपनी बताऊं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज से पढ़ा हुआ हूं। मेरे कॉलेज में मैंने जहां तक देखा बहुत सारे मुस्लिम लड़के लड़कियां पढ़ते थे, बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे। मैंने उन मुस्लिम लड़कियों को बहुत कम देखा होगा कि शायद कोई हिजाब में कभी आया हो, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट रहा हो, शायद कोई हिजाब में कभी आया हो। कभी कोई आया तो आया, मैंने कभी नहीं देखा, 2 साल में पढ़ा, कभी नहीं देखा, ना कोई विवाद देखा उस प्रकार का, क्योंकि उस प्रकार का विवाद करने का मतलब ही नहीं बनता था, ठीक है। सोचिए वहां जहां ग्रेजुएशन हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है, जहां पीएचडी हो रही है, वहां पर जब कोई विवाद नहीं तो वो 10वीं और 12वीं के बालक विवाद कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब आप समझिए कि जब ऐसा हो नहीं सकता तो कोई ना कोई ऐसा तो बैठा है जो ये चाह रहा ऐसा हो।
जो ये चाहता कि ऐसा ही होता रहे भारत में, चाहे वो एनआरसी को लेके शाहीन बाग बने, चाहे वो हिजाब को लेके कोई अन्य स्थान बनने लग जाए या बन जाए, क्योंकि आज तो ये विवाद उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है और पता नहीं कहां तक जाएगा। हाई कोर्ट का निर्णय आएगा तब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कपिल सिब्बल साहब तो पहुंच गए अपनी अर्जी लेके, जी गलत हो रहा है। अरे गलत हो रहा वो सब ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन आप ये तो समझिए कि राजनीतिक स्वार्थ को एक तरफ रखिए और देश के हित को एक तरफ रखिए। तो देश के हित का पल्ला जो भारी उसमें बैठिए ना, अपने राजनीतिक स्वार्थ को लेके आप पहुंच जा रहे सुप्रीम कोर्ट में, जी ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अब आप ये भी देखिए कि लोक व्यवस्था क्या हो रही है। अगला व्यक्ति भी तो पहुंच सकता है, सरकार भी तो कह सकती है जी लोक व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, हम क्या करें, तो क्या कर लोगे। तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि वास्तव में चीज क्या है और लोगों के सामने उसको कैसे परोसा जा रहा है। और जो लोग इस बात को लेके अनशन या विवाद कर रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि भाई ये जो चीज है आपके कोई अधिकार को नहीं हटाया जा रहा। आप हिजाब है बिल्कुल पहनिए, शौक से पहनिए, हमको कहते हैं 24 घंटे पहन के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जहां पर धार्मिक स्थल नहीं है, जहां शिक्षा की बात हो रही, जहां समानता की बात हो रही, और ऐसी स्थिति में आप वहां असमानता पैदा करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो हमें मिलना ही चाहिए और हम इसको तो पहनेंगे। ठीक है आप पहनो, लेकिन फिर एक बात और याद रखना, अगर आप पहनते हैं तो सामने वाला भी पहन के आए तो उसका विरोध नहीं कर सकते आप। फिर इसके बाद सरकार जो है किस किसको मान्यता देगी, क्योंकि वहां तो विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न धर्मों के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, तो कौन कौन से लोग क्या क्या पहन के आएंगे। मैं तो ये कहती इस बात से परेशान हो रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि नागा साधु और जैन साधु ने अगर अपना मूड बना लिया पढ़ने का कि जी अब हम भी पढ़ेंगे, हरिद्वार से आके और सीधे कॉलेजों और स्कूलों में घुसने लग गए, तो फिर बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। ना आपसे पढ़ा जाएगा ना टीचरों से पढ़ाया जाएगा, सारी की सारी जो स्कूली व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम, वो सारा का सारा ठप हो जाएगा। तो ऐसा कोई प्रकल्प ना करें, आपके कोई अधिकारों का हनन नहीं है। ठीक है, आप बात को समझिए और बात को समझने के बाद सरकार वो कोर्ट जो फैसला दे उसको बिल्कुल शांति से मानिए, और यही सबकी बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे और मैंने 2 3 4 उदाहरण आपके सामने